अपने घर को स्मार्टली मैनेज करने के लिए हमें अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना ब्रेन सब इक्वली यूज़ करना पड़ता है। खाना बनाने से लेके किचन से लेके दूसरे रूम्स तक हर एक सामान को ठीक से रखना ये बहुत बड़ा काम होता है और ये हर होम मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो और हम अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। आज के वीडियो के हैक्स आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आजकल क्लाइमेट्स में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। कहीं पे बहुत गर्मी हो रही है तो कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे अभी भी ठंड चालू है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है और जैसे गर्मी स्टार्ट होती है ना तो कर्ड मैं हमेशा बनाती हूँ अपने घर में। वैसे तो कर्ड बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई बार बहुत लोगों के घर में ना कर्ड बन नहीं पाता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप कभी भी दही बनाएंगे अपने घर में तो बहुत ही अच्छे से बनेगा, चाहे कोई भी मौसम हो। यहाँ पे मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है और मैं अमूल का मिल्क यूज़ कर रही हूँ। और ये जो मिल्क है ये क्रीम वाला मिल्क नहीं है, विदाउट क्रीम है और इससे भी काफ़ी अच्छे से दही बन जाता है। क्योंकि हम लोग दही में बहुत ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं विदाउट क्रीम वाला ही मिल्क यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मलाई पसंद है तो आप फुल क्रीम मिल्क भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कर्ड बनाते समय सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिए कि आपको दूध को बॉईल नहीं करना है। इतना गर्म करना है कि आप उसमें 1 उंगली डाल सकें और आपकी उंगली भी जलना नहीं चाहिए। और मिल्क वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिया है दही और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसको इतने अच्छे से आपको मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अगर लम्स रहेंगे ना तो जो कर्ड है वो थोड़ा सा पानी पानी बन सकता है। इसलिए आप इसे अच्छे से फेंट लीजिए, या तो आप फोर्क ले लीजिए या फिर आप कोई भी बीटर ले लीजिए और इसे थोड़ा सा आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस आपको लम्स रिमूव करने हैं। अपने फिंगर की हेल्प से एक बार फिर से आप इसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए और अगर परफेक्ट लगे तो आप इसमें दही मिक्स कर दीजिए। ये जो कर्ड हमने मिक्स करके रखा था इसको आपको अलग अलग डायरेक्शन में डालने हैं। जैसे आप एक जगह पे ना पूरा का पूरा दही मत डालिए और इसको चारों तरफ अलग अलग डाल दीजिए 1-1 स्पून और फिर इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। तो दही को जमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। आप किसी भी बर्तन में दही को अच्छे से जमा सकते हैं। हर बर्तन में वो एक जैसा ही जमेगा। तो मिट्टी के बर्तन को ना वॉश करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 1-2 बार दही जमा लेने के बाद वो बहुत गंदा हो जाता है और उसमें ना साबुन भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं मिट्टी के बर्तन अवॉइड करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको 2 बर्तनों में दही कैसे जमता है ये दिखा रही हूँ। मैं कांच का बर्तन यूज़ कर रही हूँ और मैं स्टील का बर्तन भी यूज़ करूँगी। तो अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और आपको एक बार जैसे ही आपने इसे जमाने के लिए रख दिया, इसको कवर कर दीजिए और आप इसको रात भर रख दीजिए। बिल्कुल भी ये हिलना नहीं चाहिए। आप इसको ना एक बार रख देने के बाद इसे हिलाइए मत। तो मैंने एक छोटी सी स्टील की कटोरी में रखा है आपको दिखाने के लिए और ये मैं सवेरे चेक कर रही हूँ। पूरा रात भर रख देने से, आप हमेशा रात में बनाइए तो रात भर में ना दही बहुत अच्छे से बन जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी रहे तो 2-3 घंटे में भी दही जम जाता है। तो ये अच्छे से जम गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं पास से भी आपको ये दही दिखाती हूँ। तो ये दोनों बर्तनों में मैंने जमाया था, एक स्टील के बर्तन में और एक कांच के बर्तन में। आप सेरेमिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी तरह के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे से किसी भी तरह के बर्तन में जम जाएगा। तो बर्तन के मटेरियल से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से आप दही को जमाते हैं, जैसे कि इसका टेम्परेचर चेक करना है और इसको कैसे मिक्स करना है, इस सब चीज़ों से दही बहुत ही अच्छे से जमता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे आप फॉलो कीजिए और बहुत ही गाढ़ा बिना पानी के ना दही जमेगा। इसे मैंने रात भर किचन में ही छोड़ा था और अब मैं इसको वापस से फ्रिज में रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको भी दही जमाने में प्रॉब्लम होती है और वो ठीक से नहीं जमता है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। दही बहुत अच्छे से जमेगा। बिल्कुल जैसे मार्केट में थिक दही मिलता है ना, वैसे ही आपको मिलेगा। और जब एक बार ये जम जाता है तो इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिए। इससे इसका जो कंसिस्टेंसी है वो और भी अच्छा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड हमेशा कंप्लेन करते हैं कि वो जब भी बाथरूम में टॉवल से हाथ पोंछते हैं तो या तो टॉवल नीचे गिर जाता है या फिर वो हाथ में आ जाता है और उसे बार बार ना जहाँ पे हुक लगा हुआ है वहाँ पे इसे हैंग करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जब हम लोग को जल्दी होती है ना तब ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। तो इस तरह के हुक्स अगर आप यूज़ करते हैं अपने टॉवल के लिए तो एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन बताती हूँ आपको, जिससे आप कितना भी खींच के टॉवल को यूज़ कर लेना, ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं यहाँ से और बिल्कुल नीचे
नहीं गिरेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रंची यूज़ कर रही हूँ। स्क्रंची हमारे घर में ईज़िली अवेलेबल रहता है, तो आप स्क्रंची यूज़ कर सकते हैं। और इस टॉवल को फ़ोल्ड कर लीजिए और इसको मैं स्क्रंची के अंदर डाल रही हूँ। ये इसमें से भी निकल के बाहर ना गिरे, उसके लिए एक सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ पीछे की तरफ से। स्क्रंची के साथ मिला के मैंने इसको पीछे से सेफ्टी पिन लगा दिया है। और जो स्क्रंची है इसको फिर आप हुक में अटका दीजिए। और ये आप जब भी टॉवल यूज़ करेंगे बिल्कुल भी टॉवल नीचे नहीं गिरेगा, और ये यहाँ हुक के तरफ से भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे ही अटका रहेगा। और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है, क्योंकि स्क्रंचीज़ हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपके पास स्क्रंची भी नहीं है तो आप अपनी कोई भी पुरानी बैंगल या फिर कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप सिमिलरली जैसे हमने स्क्रंची के पीछे सेफ्टी पिन लगा के इसे सिक्योर कर लिया था, वैसे ही हम इसे बैंगल के साथ भी पीछे सेफ्टी पिन लगा देंगे, क्योंकि बैंगल से भी टॉवल जो है ना वो स्लिप होके नीचे गिर सकता है। तो सेफ्टी पिन लगा देने से ये टाइटली यहाँ पे अटका रहेगा बैंगल में, और ये भी बहुत अच्छे से आप इसे यूज़ कर पाएंगे बिना टॉवल को नीचे गिराए। तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन से अपने आप बाथरूम में या किचन में ज़रूर से यूज़ करके ट्राई कीजिएगा। हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजर्स ख़रीदना या फिर बॉक्सेस ख़रीदना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और फिर ना इन बॉक्सेस को रखने के लिए या इन ऑर्गेनाइजर्स को रखने के लिए भी हमारे घर में कभी कभी जगह की कमी हो जाती है। तो ये कुछ स्वेटर्स थे जो कहीं भी फिट नहीं आ रहे थे, और मेरे सारे बॉक्सेस भी फुल हो गए थे। तो इनको स्टोर करने के लिए मैं कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जो हम सबके घर में ईज़िली अवेलेबल रहती है। एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग इन चीज़ों को ना फेंक देते हैं। जो पुराने पिलो कवर्स होते हैं या पुराने कुशन कवर्स होते हैं वो बहुत काम के रहते हैं। थोड़े बहुत अगर फट जाएँ तो आप उन्हें थ्रो मत कीजिए, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख पाएंगे। जैसे ये कुछ स्वेटर्स हैं, स्कूल के जैकेट्स हैं, इनके लिए स्पेस नहीं हो पा रहा था मेरे जो बॉक्सेस हैं उनमें, तो इनको मैं पुराने पिलो कवर्स में डाल रही हूँ। और फिर इसको आप कहीं भी रख सकते हैं अपने कबर्ड के अंदर, या फिर आप ऐसे ही बाहर भी कहीं पे स्टोर कर लेना, तो भी ये ख़राब नहीं होंगे। थोड़ा सा फट गया है ये वाला जो पिलो कवर है, इसको फेंकने के बदले मैं इसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ। ऐसे में आपकी स्टोरेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और जो पुरानी चीज़ें हम फेंक देते हैं उनको भी आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कोई भी चीज़, मैं यहाँ पे जैकेट रख रही हूँ, आप अपनी साड़ियाँ रख सकते हैं, बेडशीट्स रख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप इन पुराने पिलो कवर्स में अंदर रख सकते हैं स्टोर करके। और फिर इनको आप अपने अंडर बेड डाल दीजिए, या फिर आप कहीं भी ओपनली भी रख देंगे ना, किसी भी शेल्फ में या किसी बॉक्सेस के ऊपर, तो भी ये ख़राब नहीं होंगे। और इन चीज़ों को आपको फिर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब विंटर सीज़न आएगा तब आपको ये साफ़ सुथरे मिलेंगे। कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें रहती हैं, इनको ज़रूर से आप यूज़ करके देखिए, ये काफ़ी काम में आ जाती है, लेकिन हमें ना पता नहीं चलता है और हम ये सारी चीज़ें थ्रो कर देते हैं। इसे मैं अपनी अलमारी के अंदर रख रही हूँ। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट ज़रूर करेंगे और पूछेंगे कि अगर अलमारी के अंदर ही रखना था तो फिर पिलो कवर के अंदर क्यों डाला। तो बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो अलमारी के अंदर हम लोग रखते हैं। जैसे हम साड़ीज़ के बैग्स यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हो, उनमें थोड़ा भी डस्ट वगैरह ना पड़े, क्योंकि अलमारी के अंदर भी कहीं ना कहीं से डस्ट चला जाता है। और अगर 5-6 महीने के बाद आपको वो चीज़ यूज़ करनी है या 1 साल के बाद वो चीज़ यूज़ करनी है, तो उसको अगर आप ऐसे कवर में रखेंगे तो आपके जो चीज़ें हैं, आपके जो सामान है ना, वो ख़राब नहीं होंगे। स्पेशली थोड़े कॉस्टली कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने अलमारी में भी रखते हो तो भी आप इन्हें कवर करके रख सकते हैं। अभी जो बेडशीट्स हैं इनको भी मैं इस पिलो कवर में डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये भी गंदी नहीं होंगी। बहुत सारी बेडशीट्स और ओढ़ने वाली शीट्स भी ऐसी होती है जो हम लोग हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, और कुछ चीज़ें रख देते हैं, साल में 1 या 2 बार ही यूज़ में आती है। उन सब सामान को भी आप ऐसे पुराने पिलो कवर्स में रख सकते हैं।
सुबह सुबह हम लोग अपने बेड को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखते हैं, टाइडी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो ऊपर कंफर्टर्स पड़े रहते हैं या ओढ़ने वाली जो शीट्स पड़ी रहती हैं, उससे ना बेड अनटाइडी दिखता है। इन शीट्स को भी आप अपने कुशन कवर्स के अंदर डाल के रख दीजिए, इनमें भी डस्ट नहीं आएगा और सबसे बड़ी बात है ना, आपका जो बेड है वो काफ़ी क्लीन लगेगा। सिर्फ सामान को रखने के लिए नहीं, और भी कई जगह आप इन पुराने पिलो कवर्स को यूज़ में ला सकते हैं। मैंने इसे हैंगर में लगा दिया है। इजीली ये हैंगर में, आप किसी भी हैंगर में लगा सकते हैं और ये एज अ लॉन्ड्री बैग आप यूज़ कर सकते हैं गंदे कपड़ों को रखने के लिए। और इसके लिए भी आपको कोई बास्केट या ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में बहुत सारे छोटे छोटे सामान मिसप्लेस हो जाते हैं, जैसे कि किसी का भी विज़िटिंग कार्ड हो गया या कोई रिसीट हो गई, तो इसके लिए मैंने अपने पुराने कप्स को यूज़ कर लिया है और अपने फ्रिज के ऊपर मैंने ये जो लेज़ी सूजन है, रोटेटिंग एक ट्रे है मेरे पास, उसमें मैंने ये पुराने कप्स को रख दिया है। तो कोई भी मुझे छोटा मोटा सामान यहाँ वहाँ मिलता है, चाहे वो कोई भी सामान हो, कॉइन्स हो, कुछ भी हो, मैं इन कप्स में डाल देती हूँ। तो ये ना मिसप्लेस नहीं होते हैं और कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वॉशिंग मशीन का मेंटेनेंस से रिलेटेड और क्लीनिंग से रिलेटेड कई सारी बातें शेयर की थी और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। कमेंट में डिटेल में आंसर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। मेरी ये मशीन है सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन और इसका जो वेट है इसमें 10 kg लिखा हुआ है। वेट के बारे में भी आपको मैं बाद में बताती हूँ। तो कुछ मुझे क्वेश्चंस आए थे कि आप एक ही साथ जो डिटर्जेंट लिक्विड है और जो फैब्रिक कंडीशनर है वो क्यों डाल रहे हैं। तो मेरी इस मशीन में इसमें 2 स्लॉट्स दिए हैं साथ में, जिसमें आप डिटर्जेंट और फैब्रिक कंडीशनर दोनों साथ में डाल सकते हैं। हर मशीन में अलग अलग सिस्टम होता है, तो मेरे इसमें ऐसे स्लॉट दिए हैं जो कि साथ में हैं। अब इस मशीन को मैं बीच में कितने बार भी पॉज कर सकती हूँ। अगर मैं कोई कपड़ा इसमें डालना भूल गई हूँ तो मैं पॉज करूँगी और ये वापस से वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे ये पॉज हुआ था। इसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हाइजीन स्टीम वॉश भी है इसमें, डेलिकेट कपड़ों के लिए भी ऑप्शन है और इसमें एनर्जी सेविंग ऑप्शन है। जीन्स वगैरह धोना है या फिर आपको टब क्लीन करना है तो इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें मॉनसून सीज़न के लिए भी एक अलग से ऑप्शन दिया गया है 15 से 30 मिनट्स का। और देखिए वाटर लेवल या फिर आपको किस तरह से वॉश करना है, अगर आपको सिर्फ स्पिन करना है या सिर्फ रिंस करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और इसका जो वेट है 10 kg, मतलब मैं इसमें 10 kg तक के कपड़े डाल सकती हूँ, लेकिन जितना भी वेट लिखा हो ना उससे आप 2 किलो कम डालिए। जैसे 10 kg है तो मैं हमेशा इसमें 8 kg कपड़े ही डालती हूँ। अब एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि टॉप लोडेड के लिए अलग डिटर्जेंट रहता है एंड फ्रंट लोडेड के लिए अलग रहता है, तो ये अगर हम कोई भी एक यूज़ कर लें या सेम यूज़ कर लें फ्रंट लोडेड में तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो अगर ये अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता होगा अगर आप फ्रंट लोड मशीन में आप टॉप लोड मशीन का जो डिटर्जेंट है वो यूज़ कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम होता है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कुछ तो होता होगा तभी इन्होंने ये अलग अलग बनाया हुआ है। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अगर आपके पास टॉप लोडेड है तो आप टॉप लोडेड डिटर्जेंट ही यूज़ कीजिए। अब इसकी वेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 10 kg अगर लिखा है तो 8 kg ही मैं इसमें कपड़े डालती हूँ। इससे आपकी मशीन काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मशीन का जो ड्रम है ना वो ख़राब हो जाता है अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा उसमें कपड़े डाल देते हैं। तो इसलिए जितना भी केजीज़ आपके इसमें लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन में, उससे आप 2 किलो कम डालिए। 7 kg है तो आप 5 kg ही डालिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कपड़ों का वेट कितना है? तो देखिए, ये आप वेइंग हुक ला सकते हैं। ये डिजिटल वेइंग हुक है और ये काफ़ी ईजी हो जाता है। इससे आपको ना अंदाज़ा आ जाएगा कि आप कितने केजीज़ कपड़े डाल रहे हैं। मैंने इसमें 4 कपड़े डाले थे। अप्रॉक्सीमेटली इनका वेट है 1 kg 26 ग्राम। ये जो वेइंग हुक है ये बहुत काम की चीज़ है। तो आप अगर अपने वॉशिंग मशीन को मेंटेन करना चाहते हैं ना, तो आप ये वेइंग हुक ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो जो फ्रंट लोडेड मशीन है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली आती है कंपैरेटिवली टॉप लोडेड मशीन से। तो आप अपने यूज़ के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों ही मशीन को मेंटेन करना ज़रूरी है। इनका वेट का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप क्या डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे और इसकी प्रॉपरली बीच बीच में सर्विसिंग कराएंगे तो आपकी जो मशीन है वो लंबे समय तक आप उसे यूज़ कर पाएंगे।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।